नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज तेलंगाना में पोलिंग खत्म हो गई। 5 राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई। नतीजे 3 दिन के बाद 3 दिसंबर को आएंगे। लेकिन आज एग्जिट पोल आए और एग्जिट पोल्स के नतीजे बहुत चौंकाने वाले हैं। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में लगातार 5वीं बार बीजेपी की सरकार बनने की संभावना है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी मिलती दिखाई रही है। शिवराज सिंह चौहान जबरदस्त विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में एग्जिट पोल के मुताबिक सिर्फ 70 से 80 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये शिवराज सिंह के लिए अच्छी और कमलनाथ के लिए बुरी खबर हो सकती है। एग्जिट पोल में हैरान करने वाले नतीजे राजस्थान को लेकर भी आए। एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर रिपीट हो सकती है। मुकाबला कांटे का है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस से पीछे दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के मुताबिक जो नतीजे हैं वो जैसा अनुमान था वैसे ही हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आसानी से बन सकती है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस की सीटें कम हो जाएंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। तेलंगाना से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में 10 साल के बाद केसीआर की विदाई होगी। कांग्रेस यहां अच्छे बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब एग्जिट पोल पर बीजेपी, कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेता क्या कह रहे हैं, किसने कैसे रिएक्ट किया, एग्जिट पोल के नतीजों का राजनीतिक मतलब क्या है, पॉलिटिकल मैसेज क्या है, इस पर चर्चा करेंगे आज की बात में। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कहते हैं। मध्य प्रदेश नतीजे सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे ऐसे हैं जिसकी कल्पना न बीजेपी के नेताओं ने की थी और न कांग्रेस के नेताओं ने। सबको लगता था बहुत कांटे की टक्कर है, मुकाबला कड़ा है, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने वाला है। शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं पर जनता ने मोहर लगा दी है। शिवराज को पूरे नंबरों के साथ पास कर दिया है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटों में से बीजेपी को 140 से 159 तक सीटें मिल सकती हैं। बहुमत के लिए सिर्फ 116 सीटें चाहिए, यानी बीजेपी को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। एग्जिट पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस 70 से 89 सीटों के बीच सिमट सकती है। मैंने कांग्रेस के लिए सिमट जाएगी शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी और बीजेपी 109 पर रह गई थी। इस बार बीजेपी को 50 सीटों तक का फायदा होता दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस को 24 से लेकर 44 सीटों का नुकसान हो सकता है। यह कमलनाथ के लिए और दिग्विजय सिंह के लिए बड़ा सेटबैक होगा और शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी जीत का संकेत है। जब सीटों में इतना अंतर है तो जाहिर है यह वोट शेयर में भी दिखाई देगा। वोट शेयर में भी इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को जबरदस्त फायदा होता दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक पिछली बार बीजेपी को जहां 41% वोट मिले थे, इस बार उसमें 5% की बढ़त दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 3% के घाटे के साथ करीब 38% वोट मिल सकते हैं। निर्दलीय और दूसरी पार्टियों को 16% वोट मिलने का अनुमान है, जो पिछली बार से 3% कम होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो तो शुरू से ही कॉन्फिडेंट थे कि 125 से 150 सीटें मिल सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी की लीडरशिप और उनकी सरकार की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और तीर्थ दर्शन योजना जैसी योजनाओं का फायदा बीजेपी को मिला। पहले ही कहा था मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। कांटे की टक्कर
लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी, लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे, और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के आ जाती और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे कांग्रेस के मन माफिक नहीं है, इसलिए कांग्रेस के नेताओं ने कहा एग्जिट पोल्स कुछ भी दिखाएं। जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का फैसला कर चुकी है और जनता का फैसला 3 दिसंबर को सामने आ जाएगा। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने पिछली बार तो कुछ कांग्रेस में थे, लेकिन सिंधिया के जाने से कांग्रेस के रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। जीतू पटवारी ने कहा इस बार कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी और आसानी से सरकार बनाएगी। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मैं दावे नहीं करता, स्वभाव नहीं है, संख्या भी नहीं बताता, नेचर नहीं है, पर 135 सीट से ऊपर आके कांग्रेस की सरकार बनेगी। रिस्पेक्ट है एग्जैक्ट पोल का, पर जब मैं 135 से ऊपर बोल रहा हूँ तो ये मेरा वीडियो, मेरा बयान संभाल के रखना। जब 135 से ऊपर आकर कांग्रेस की सरकार बनेगी तब इसका काम आएगा। मैं जब 135 सीट बोल रहा हूँ तो वो स्थिति तो हो नहीं सकती है। हमारे आंकड़े भी ये कहते हैं, आईबी के आंकड़े भी ये कहते हैं, इंटेलिजेंस के आंकड़े भी ये कहते हैं। और मैं मानता हूँ कि इस बार इस तरह की कोई गुंजाइश इसलिए भी नहीं है कि पहले ज्योतिराज सिंधिया था इसमें, जिनको छुरे घोंपने का स्वभाव था। अब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस में नहीं है, इसलिए सरकार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत के साथ बनेगी और 5 साल ताकत से समृद्ध मध्य प्रदेश बनाएगी। दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में जो नतीजे आएंगे वो एग्जिट पोल से बिल्कुल उल्टे होंगे। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह चौहान के शासन से ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। दिग्विजय ने दावा किया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 135 से ज्यादा सीटें जीतेगी। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स हैं, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की और बदलाव का वोट मिलेगा। जनता चुनाव लड़ी है, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता चुनाव लड़ा है। लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके झूठे वादों से और भारतीय जनता पार्टी के दुष्कर्मों से, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। कांग्रेस के दावों पर बीजेपी के नेता विश्वास सागर ने कहा नतीजे आने से पहले कोई नहीं कहता कि वो हार जाएगा। विश्वास सारंग ने कहा अगर कांग्रेस ने अभी से हार मान ली तो काउंटिंग के दिन पोलिंग एजेंट्स मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कांग्रेस के नेता हार सामने देखकर भी जीत के दावे कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएगी और मध्य प्रदेश की जनता ने ये पूरी तरह मन बनाया है कि भाजपा की सरकार बने और मध्य प्रदेश नए विकास के आयाम को छुए। मैं किसी एग्जिट पोल के साइज पर, उसकी प्रक्रिया पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं आपको पूरी दृढ़ता के साथ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 तारीख को हम और आप फिर मिलेंगे। भाजपा की सरकार बनने की मैं मिठाई आपको खिलाऊंगा। दावा करना पड़ेगा, उनको अपने काउंटिंग एजेंट लेके जाना है ना, तो काउंटिंग एजेंट लेके जाना है तो दावा तो करना ही पड़ेगा। बड़ी बात यह कि इंडिया टीवी सीएनएक्स के एग्जिट पोल में बीजेपी को 2/3 बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। इसी तरह के नतीजे 2 और टीवी चैनल के एग्जिट पोल में भी आए हैं। हालांकि 2 चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर की बात कही है। उनके एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाया गया है। स्क्रीन पर आप 5 टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल के नतीजे देख रहे हैं। अगर इन सारे पोल्स का एवरेज निकाला जाए तो पोल ऑफ पोल्स भी बीजेपी के पक्ष में जाता है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी को 125 से 135 सीटें मिल सकती हैं, जो बहुमत से काफी ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस को एवरेज 94 से 104 सीटें मिल सकती हैं।
अगर 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में एग्जिट पोल जैसे नतीजे ही आते हैं तो ये शिवराज सिंह चौहान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को भी लग रहा था शिवराज सिंह चौहान ने भले ही बहुत काम किया हो, भले ही अच्छी योजनाएं लागू की हो, लेकिन 18 साल वो चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए एक फटीग फैक्टर काम कर सकता है। इसलिए बीजेपी ने इस बार शिवराज को चीफ मिनिस्टर के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने इसे एक चुनौती के तौर पर लिया। जबरदस्त मेहनत की, 150 से ज्यादा सभाएं की, हर जिले में हर विधानसभा सीट पर गए, सबको साथ लेकर चले। और सबसे बड़ी बात यह कि मध्य प्रदेश ने महिलाओं के लिए जो काम किए, लाडली बहना, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मी जैसी 19 ऐसी योजनाएं लागू की जो महिलाओं को सशक्त करने वाली हैं। इसीलिए ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा और ये बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होता दिखाई दे रहा है। अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित हुए तो शिवराज सिंह चौहान का कद बीजेपी में बहुत बढ़ जाएगा, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर उनकी दावेदारी और ज्यादा पक्की हो जाएगी, और दूसरी तरफ ये नतीजे कमलनाथ और दिग्विजय के राजनीतिक सफर पर बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर साबित होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थिति बिल्कुल अलग है। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी सरकार के रिपीट होने की उम्मीद है। इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना है। 90 सदस्यों वाली छत्तीसगढ़ की विधानसभा में कांग्रेस को 46 से 56 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए 45 सीटें चाहिए। हालांकि पिछली बार कांग्रेस को 68 सीटें मिली थी, इस लिहाज से कांग्रेस की 15 से 20 सीटें कम हो सकती हैं। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 30 से 40 सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को पिछले चुनाव में सिर्फ 15 सीटें मिल पाई थी। एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की कम से कम 20 सीटें बढ़ सकती हैं, लेकिन बीजेपी बहुमत के आसपास दिखाई नहीं दे रही। हालांकि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस की सीटें कम होने के बजाय बढ़ेंगी, कांग्रेस को 70 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 5 से 7 के बीच में 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। वैसे हैरानी की बात है कि कांग्रेस और बीजेपी की सीटों में भले ही इतना डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, लेकिन वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के मुताबिक छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 41% और कांग्रेस को 43% वोट शेयर मिलने की उम्मीद है, 41 और 43। यानी वोट शेयर में भले ही डिफरेंस कम हो, लेकिन सीटों के मामले में एग्जिट पोल कांग्रेस को काफी आगे दिखा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लिए एक मुश्किल हो सकती है मुख्यमंत्री पद को लेकर। हालांकि भूपेश बघेल फ्रंट रनर हैं, लेकिन TS सिंहदेव की दावेदारी भी है। पिछली बार कहा गया था कि कांग्रेस हाईकमान ने 2.5 साल CM की डील की थी। आज एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद TS सिंहदेव ने कहा, नतीजे आने दीजिए, उसके बाद मुख्यमंत्री पद का फैसला हाईकमान करेगा। जब आप गवर्नमेंट में रहते हैं तो कई ऐसी बातें होती हैं कि आप उम्मीदों पे पूरा खरे नहीं उतर पाते। गवर्नेंस में आप जब रहेंगे तो आपने इतना काम किया, लेकिन जो काम नहीं हुआ जो वो ज्यादा सामने दिखता है। तो ये एक परिस्थिति हमेशा किसी भी गवर्नमेंट के सामने बनती है। और अभी भी मेरा मानना है, जैसे मैंने पहले कहा, कि काम जो कांग्रेस ने किया है वो आपको 2/3 के आसपास कांग्रेस को दिखाएगा, ले जाएगा। सर, तो क्या इस बार CM TS सिंहदेव बन रहे हैं? नहीं, हाईकमांड जिनको बोलेगा। वो पिछले बार वाली बात जो मीडिया में चली थी 2.5 साल वाली, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कोई हमारे बीच में प्रत्याशी ऐसे, हम लोगों ने आपस में भी बात किया, सभी सीनियर लीडर्स, हमारे स्टेट प्रभारी के साथ मीटिंग हुई थी
और हम लोगों ने ये एक राय निर्णय किया है कि हाईकमांड जो तय करेंगे वो हम सबको स्वीकार्य होगा। एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर बीजेपी के लीडर रमन सिंह ने कांग्रेस पर चुटकी ली। कहा कि कांग्रेस तो 75 सीटों का दावा कर रही थी, अब 40 के आसपास अटक गई है, लेकिन जब नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के नंबर्स इससे भी कम रहेंगे, बीजेपी को क्लियर मैंडेट मिलेगा। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस, क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ, 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। इस वक्त तो हर पार्टी के नेता अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्लोज फाइट की तरफ इशारा किया है। अगर हम 6 एग्जिट पोल्स का एवरेज निकालें तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ में एक बार फिर बाजी मार सकती है। पोल ऑफ पोल्स के मुताबिक बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 36 से 40 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 45 से 52 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल्स के नतीजे छत्तीसगढ़ की जमीनी हकीकत के करीब दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास लीडरशिप नहीं थी, संगठन बिखरा हुआ था। भूपेश बघेल ने चुनाव की तैयारी 1 साल पहले शुरू कर दी थी। पार्टी और संगठन पूरी तरह उनके साथ खड़ा था। धान की खरीद से लेकर गोबर खरीद जैसी योजनाएं उन्होंने पहले ही लागू कर दी। इसका फायदा ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल को मिलेगा। हाँ, यह बात जरूर है कि अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को क्लियर कट मेजॉरिटी मिलती है तो भूपेश बघेल ही चीफ मिनिस्टर होंगे। मुझे लगता है कि टीएस सिंहदेव का इंतजार और बढ़ जाएगा। राजस्थान से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी को राजस्थान से बहुमत मिलने की उम्मीद थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होने का इशारा कर रहे हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत के जादू का असर दिखाई देने लगा है। राजस्थान विधानसभा की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुआ और एग्जिट पोल के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस को 94 से 104 के बीच सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 100 का है। बीजेपी को 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछली बार की तरह राजस्थान में इस बार भी छोटी पार्टियों की भूमिका अहम हो जाएगी, क्योंकि एग्जिट पोल्स के मुताबिक राजस्थान में छोटी पार्टियां और निर्दलीयों को भी 14 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। वैसे राजस्थान के एग्जिट पोल में एक इंटरेस्टिंग बात दिखाई दे रही है। सीटों के मामले में भले ही कांग्रेस का आंकड़ा बीजेपी से 10 से 15 सीट ज्यादा दिखाई दे रहा हो, लेकिन वोट शेयर के मामले में दोनों पार्टियां नेक एंड नेक हैं। बीजेपी को पिछली बार से करीब 2% ज्यादा यानी 42% वोट मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस को वोटों में 4% का इजाफा दिखाई दे रहा है और कांग्रेस का वोट परसेंट 43% होगा। यह वोट शेयर बीजेपी से 1% ज्यादा हो रह सकता है। वोट शेयर से ज्यादा नुकसान छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट्स को हो रहा है। इसमें भी बीएसपी सबसे ज्यादा घाटे में रह सकती है। पिछली बार मायावती की पार्टी को राजस्थान में 6 सीटें मिली थी, लेकिन अशोक गहलोत ने बीएसपी के सारे एमएलए को कांग्रेस में शामिल करवा लिया। एग्जिट पोल के नतीजों से अशोक गहलोत जोश में हैं, उत्साह में हैं। गहलोत ने कहा वो तो शुरू से कह रहे थे इस बार 30 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। राजस्थान में 30 साल के बाद पहली बार सरकार रिपीट होगी। उन्हें हमेशा से भरोसा था कि उनकी सरकार एक बार फिर आएगी। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में न तो एंटी इनकम्बेंसी वेव है, न मुख्यमंत्री से किसी तरह की नाराजगी है, और ऊपर से कैंपेन के दौरान बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उससे फायदा कांग्रेस को हुआ। तो राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरिया कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले,
और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूँ लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूँ, मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूँ कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ हिंदुस्तान में पहली गवर्नमेंट ऐसी है जो एक्सपर्ट कहते हैं जिसके खिलाफ बिल्कुल ही एंटी इनकमेशन नहीं है, वरना होते ही होता है। ये हमारा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया। नंबर 2, मुख्यमंत्री के बारे में सबकी एक ही राय है। बीजेपी का वोटर भी कहेगा काम करने में कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री ने। नंबर 2। नंबर 3, जो मोदी जी, अमित शाह जी 5 साल मुख्यमंत्री इनका है, केंद्रीय मंत्री की तो लाइन लगी हुई थी, सबने एक भाषा बोली। वो भाषा थी डरावनी, भाषा थी बदले भावना की, तनाव पैदा करने वाली। जो भाषा बोल रहे थे वो किसी को पसंद नहीं आ रही थी। हालांकि गहलोत ने एक गौर करने वाली बात कही। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने चुनाव में जिस तरह धर्म को मुद्दा बनाया, जिस तरह से वोटर्स को पोलराइज करने की कोशिश की, अगर बीजेपी उसमें कामयाब हुई तो बात अलग है, वरना सरकार कांग्रेस की बनेगी। जैसे इन्होंने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सरकार गिराई, वैसी सरकार राजस्थान गिराने में फेल हो गए। वो दर्द इनमें छिपा हुआ है दिल के अंदर। इतने सोच समझ के सबने जैसे कोई प्लानिंग की हो दिल्ली में बैठ करके कि किसी भी तरह हमें राजस्थान की सरकार को इस बार रिपीट नहीं करना देना है। उस रूप में लैंग्वेज बोल रहे थे गुस्से के अंदर। योगी जी महाराज बोलते जानते क्या बोलते थे। तो ये एक प्रकार से भड़काने वाली बातें भी करते थे धर्म के नाम पे भी। लगता है कि अगर वो चल गया इनका तो अलग बात है, पर परसेप्शन ऐसा है वो चला नहीं, इनका नहीं चला तो हम सरकार बनाएंगे। वैसे जीत के दावे करने में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं रहे। राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि बीजेपी को 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और चीफ मिनिस्टर कौन होगा इसका फैसला नतीजे आने के बाद पार्टी हाईकमान करेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरे अनुभव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से 135 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी। कांग्रेस चाहे कितना ही दावा करे। कांग्रेस का यह दावा, ये आरोप कि भारतीय जनता पार्टी बाड़े बंदे की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि प्रचंड बहुमत से आ रही है, ना तो हमें बाड़े बंदे की जरूरत पड़ेगी, ना हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत पड़ेगी। ये आदत गहलोत साहब की रही है। पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को पूरे को लील कर गए थे, इसलिए उनकी आदत होगी। भारतीय जनता पार्टी को इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बीजेपी में चेहरा एक है, उसी चेहरे, वो चेहरा जिस चेहरे को निकाल देगा वही चेहरा हमारा सबका चेहरा हो जाएगा। मैं आज जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बड़ी मजबूती के साथ जो नाम आलाकमान तय करेगा उसके पीछे खड़े मिलेंगे, ताकत से खड़े मिलेंगे, इसलिए कोई बात ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। कुछ एग्जिट पोल्स ने राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान भी जताया है। अगर हम राजस्थान के पोल ऑफ पोल्स की बात करें तो हमने 6 टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल का एवरेज निकाला। इसके मुताबिक बीजेपी को 100 से 109 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 80 से 90 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 12 से 16 सीटें मिलने की संभावना है। एग्जिट पोल का इशारा यह है कि राजस्थान हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा जारी रखेगा। एग्जिट पोल के नतीजे राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। कांग्रेस को थोड़ा एज है। यह बीजेपी के नेताओं के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो कांग्रेस को सारा क्रेडिट अशोक गहलोत को देना पड़ेगा। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति में एक बेसिक फर्क था। कांग्रेस ने वक्त रहते अशोक गहलोत को फ्री हैंड देने का फैसला किया। चुनाव की कमान पूरी तरह अशोक गहलोत को सौंप दी, लेकिन बीजेपी ने वसुंधरा राजे को सेंटर स्टेज पर लाने में देर कर दी। इसलिए पार्टी के कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन रहा और इसका फायदा हो सकता है अशोक गहलोत को मिल जाए।
राजस्थान के साथ साथ तेलंगाना से भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेलंगाना में केसीआर की विदाई और कांग्रेस की सरकार बनना तय है। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस को 63 से 79 सीटें मिल सकती हैं। 10 साल से सरकार चला रहे चंद्रशेखर राव की पार्टी भारत राष्ट्र समिति को 31 से 47 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि ओवैसी की पार्टी को 5 से 7 और बीजेपी को तेलंगाना में 2 से 4 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार तेलंगाना में कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी और बीआरएस को 68। अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को जबरदस्त फायदा हो रहा है। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस का वोट शेयर 34% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि बीआरएस 9% वोट के शेयर के घाटे के साथ 38% लोगों के वोट हासिल कर पाएगी। बीजेपी को भी 5% वोटों का फायदा हो रहा है, लेकिन सीटों में इस फायदे का उतना ज्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा। एग्जिट पोल के नतीजे केसीआर की हार का संकेत दे रहे हैं, लेकिन केसीआर की बेटी के कविता ने कहा, एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें, लेकिन बीआरएस इस बार सेंचुरी मारेगी। सेंचुरी भाई, सेंचुरी तक तो जाना ही है, वही हमारा टारगेट है। साइलेंट वोटिंग जो हुआ है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। हमें तो लगता है कि हमारी तरफ हो रहा है। कम परसेंटेज यूजुअली आप देखें, लास्ट टाइम भी कम परसेंटेज जहां जहां भी हुआ है वहां हमेशा रूलिंग पार्टी के ही सपोर्ट मिला है। तो हैदराबाद भी हमारे तरफ आ रहा है, वही हम सोच रहे हैं। थैंक यू। इंडिया टीवी के एग्जिट पोल के साथ साथ ज्यादातर एग्जिट पोल्स तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। पोल ऑफ पोल्स देखें, तेलंगाना में बीआरएस को 41 से 45 सीटें मिल सकती हैं, वहीं कांग्रेस को 60 से 70 सीटों के साथ क्लियर मेजॉरिटी मिल सकती है। बीजेपी ने इस बार तेलंगाना में पूरा जोर लगाया था, लेकिन पोल ऑफ पोल्स अगर देखें, एग्जिट पोल्स का एवरेज देखें, तो बीजेपी को 4 से 8 सीटें और अन्य दलों को 6 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। तेलंगाना में आज ही वोटिंग हुई है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक तेलंगाना में करीब 65% वोटिंग हुई। कुछ जगहों से सियासी झड़प की खबरें भी आई। कहीं बीआरएस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में संघर्ष हुआ, तो कहीं बीआरएस और बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने आए। तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि 10 साल में चंद्रशेखर राव की पार्टी ने बहुत गुंडागर्दी की, बहुत भ्रष्टाचार कर लिया, लेकिन अब तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, वो सब ठीक कर देगी। रेवंत रेड्डी ने तो शपथ ग्रहण की तारीख भी तय कर दी। उन्होंने दावा किया कि 9 दिसंबर को कांग्रेस की सरकार बनेगी। 10 साल केसीआर सरकार में यहाँ के किसान युवता बहुत सारे दिक्कत उठाए। इस वोट से मेरा सबसे ज्यादा उम्मीद है, जो पहली बार वोट मिला उन लोग अभी तेलंगाना के भविष्य आगे ले जाने वाले हैं। आप 2/3 मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद तेलंगाना में बहुत सारे बदलाव आए। अभी जैसा जैसा यहाँ के पार्टी बीआरएस, बीजेपी एंड एमआईएम मिलकर कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए कोशिश कर रहे। दिसंबर 9 को हमारी सरकार बनेगा, तो अभी केसीआर को कुछ बोलने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इज आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर, ही डजंट हैव एनी रोल टू प्ले एंड ही डजंट हैव एनी इंटरेस्ट टू प्ले आल्सो। लेकिन कांग्रेस के दावे को असदुद्दीन ओवैसी ने हवाई करार दिया। ओवैसी ने कहा, कोई कुछ भी कहे, 3 तारीख को सच सामने आएगा, केसीआर एक बार फिर चीफ मिनिस्टर बनेंगे। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल। कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि कोई 3 मर्तबा नहीं बन सकता। भाई ज्योति बासु बने, नवीन बाबू उड़ीसा में बन रहे हैं, फिर एक नॉर्थ ईस्ट के भी एक मुख्यमंत्री थे। तो और मुझे यकीन है कि तेलंगाना की आवाम ये देख चुकी है, देख रही है कि पिछले 10 साल में जो प्रोग्रेस हुआ है, प्रॉस्पेरिटी हुई है, अमन जो यहाँ पर रहा है, कोई गड़बड़ कोई नहीं कर सका। और अभी स्टेट में एक कंटिन्यूएशन की ज़रूरत है, उन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि वो जो नहीं हुआ, जो 2 मरतबा बाद नहीं, वो होगा, 3-तीसरे मरतबा भी होगा। दावा ये कि विकास नहीं हुआ सर, भ्रष्टाचार हुआ। एक पर्टिकुलर फैमिली को इसका लाभ मिला, जिसके आप फ्रेंडली पार्टनर। ये कांग्रेस में परिवार नहीं है।
राजस्थान में परिवार नहीं है बीजेपी के पास, परिवार क्या महाराष्ट्र में नहीं है, हर जगह हो रहा है। एग्जिट पोल के नतीजे भले बीजेपी को 2 से 4 सीटें दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के विधायक टी राजा सिंह ने कहा तेलंगाना में सरकार बीजेपी की बनेगी और कैसे बनेगी इसका फॉर्मूला भी उन्होंने समझा दिया। देखिए, ना केसीआर की सरकार ना कांग्रेस सरकार, मुझे लगता है, मुझे विश्वास है कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार आ रही है और 3 तारीख के दिन आप देखेंगे कि किसी को भी मेजोरिटी मिलते दिख नहीं रहा है। जैसे हम लोग कंटिन्यू वॉच कर रहे थे टीवी में, और जो सर्वे बताते हैं वो आप ही के द्वारा हमें सर्वे पता चलता है कि केसीआर को नहीं, कांग्रेस को नहीं, बीजेपी को नहीं। तो मैं समझता हूँ केसीआर और कांग्रेस को अगर आधे सीट आई तो दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं और बीच में से हम निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीआरएस के विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं और हाथ मिला के रखे हुए हैं। अगर हम 30 सीट भी अगर हम जीतते हैं तो तुरंत हम लोग उनको खींच लेंगे। तेलंगाना में इस बार बदलाव की हवा साफ दिखाई दे रही थी। कांग्रेस को सरकार बनने की उम्मीद थी, इसलिए कांग्रेस ने यहां जबरदस्त मेहनत की, सारे रिसोर्सेज झोंक दिए। कांग्रेस और बीआरएस में मुकाबला मुस्लिम वोटर्स को साथ लेने का था। अब तक ओवैसी की मदद से मुस्लिम वोटर्स केसीआर के साथ रहते थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों का एक मुश्त वोट तेलंगाना में कांग्रेस को मिला है और इसी का असर है कि एग्जिट पोल में कांग्रेस तेलंगाना में बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के एग्जिट पोल के नंबर मैंने आपको दिखा दिए। एक और राज्य है मिजोरम, जहां 40 विधानसभा सीटों के लिए 7 नवंबर को वोट डाले गए। मिजोरम में एक बार फिर एमएनएफ के लीडर जोरामथांगा फ्रंट रनर दिखाई दे रहे हैं। जोरामथांगा की एमएनएफ को 14 से 18 सीटें मिल सकती हैं। जोराम पीपुल्स मूवमेंट को 12 से 16 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस को 8 से 10 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है और बीजेपी भी यहां 2 सीटें जीत सकती है। इन 5 राज्यों तक चुनावों को लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। अगर एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे आए, अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस समेत विरोधी दलों के नेता दावा करेंगे कि देश में मोदी के खिलाफ लहर है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि पिछली बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। तेलंगाना में भी बीजेपी हारी थी, लेकिन 5 महीने बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी जीती। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। छत्तीसगढ़ की 11 में से 9 सीटें बीजेपी ने जीती। ये वोट मोदी के नाम पर पड़ा था। इसलिए मुझे लगता है कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में जनता का जो भी फैसला आए, उसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे नहीं होते। एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल होता है, अनुमान होता है। एग्जैक्ट पोल 3 दिसंबर को आएगा और तब तक इंतजार करना चाहिए। और 3 दिसंबर को जब फाइनल नतीजे आएंगे, इंडिया टीवी ने सबसे तेज नतीजे आप तक पहुंचाने के लिए स्पेशल इंतजाम किए हैं। 3 दिसंबर को यह स्पेशल कवरेज सुबह 6 बजे से देख सकेंगे। मेरे साथ इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स की पूरी टीम होगी, नए जमाने के ग्राफिक्स होंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल होगा। तो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे देखिए मेरे साथ सुबह 6 बजे से। दिसंबर को कौन जीता कौन हारा, देखिए रजत शर्मा के साथ सुबह 6 बजे से सिर्फ इंडिया टीवी पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही। नरेंद्र मोदी ने कहा उनके लिए देश में सिर्फ 4 सबसे बड़ी जातियां हैं: गरीब, नौजवान, महिलाएं और किसान। मोदी ने कहा उनकी प्रायोरिटी सिर्फ यही जातियां हैं, क्योंकि अगर इन 4 जातियों का विकास हो जाए तो पूरे देश की तरक्की अपने आप हो जाएगी। असल में नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए।
झारखंड के देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का लोकार्पण किया। महिला किसान ड्रोन केंद्र की शुरुआत की और उसके बाद उन लोगों से बात की जिन्हें सरकार की तमाम योजनाओं का फायदा मिला है। मोदी ने कहा, पहले की सरकारें खुद को जनता का माई बाप समझती थी, हर चीज को राजनीति के चश्मे से देखती थी, हर काम में वोट बैंक ढूंढती थी, जात पात देखती थी। उन्हें न गरीब की चिंता थी, न किसान की और न ही किसी और की। लेकिन उनकी सरकार ने यह नहीं देखा कि कौन किस जात में पैदा हुआ, कौन किस धर्म का और कौन किस इलाके का है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इसके बाद मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार लोगों के घर तक जा रही है। यही फर्क आया है और यह फर्क बहुत बड़ा है। मोदी ने कहा, इसलिए लोग खुश हैं और संकल्प यात्रा के रथ को मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कह रहे हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के 15 दिन पूरे हो रहे हैं और इन 15 दिनों में ही लोग यात्रा में चल रहे हैं विकास रथ को। और जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, मुझे कई लोगों ने कहा कि अब तो लोगों ने इसका नाम ही बदल दिया है। सरकार ने जब निकाला तब तो यह कहा था कि विकास रथ है, लेकिन अब लोग कहने लगे हैं रथवत नहीं है, ये तो मोदी की गारंटी की वाली गाड़ी है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुनकर के, आपका इतना भरोसा है, आपने अब इसको मोदी की गारंटी वाली गाड़ी बना दिया है। तो मैं भी आपको कहता हूं, जिसको आपने मोदी की गारंटी वाली गाड़ी कहा है, वो काम मोदी हमेशा पूरा करके रहता है। अब तक 12,000 से ज्यादा पंचायतों तक ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच चुकी है। करीब करीब 30 लाख लोग उसका फायदा उठा चुके हैं, उसके साथ जुड़े हैं, बातचीत की है, सवाल पूछे हैं। और ये जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां आई है ना, वो आपको वो भी बताती है कि देखो यहां तक हम किए हैं। इतना बड़ा देश है, अभी भी कोई 2-4 लोग गांव में रह गए होंगे और मोदी ढूंढने आया कि कौन रह गया है, ताकि आने वाले 5 साल में वो भी काम पूरा कर दूं। मोदी ने आज एक और इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की जो सरकारी दुकानें खोली हैं, लोग अब उसे मोदी की दवा की दुकान कहने लगे हैं। इसके पीछे सरकार के लिए लोगों का भरोसा है। मोदी ने कहा, आज झारखंड के देवघर में 10,000 में जन औषधि केंद्र का इनॉग्रेशन हुआ है और बहुत जल्दी दवा की ऐसी 25,000 सरकारी दुकानें पूरे देश में होंगी। आज देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। देश भर में फैले ये जन औषधि केंद्र आज गरीब हो या मिडिल क्लास को, हर किसी को सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराने के बहुत बड़े सेंटर बन चुके हैं। और देशवासी तो स्नेह से इन्हें, मैंने देखा है गांव वालों को ये नाम को याद नहीं रहता है, तो गांव वाले तो कहे भाई तो मोदी की दवाई की दुकान है, मोदी की दवाई की दुकान पर जाएंगे, भले आपको जो मर्जी पड़े नाम दीजिए,
लेकिन मेरी इच्छा यही है कि आपके पैसे बचने चाहिए, बीमारी से भी बचना है और जेब में पैसे भी बचना है। दोनों काम मुझे करने हैं। आपको बीमारी से बचाना और आपके जेब से पैसे बचाना, इसका मतलब है मोदी की दवाई की दुकान। 15 अगस्त को ही मैंने देश भर में जन औषधि केंद्र, जिसको लोग मोदी की दवाई की दुकान कहते हैं, वो 25,000 खोलने का तय किया है। 25,000 तक पहुंचाना है इसको। उत्तर प्रदेश में भी केंद्र सरकार की सरकारी योजनाओं का फायदा तमाम लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा मिला। 55 लाख लोगों को पक्के मकान दिए गए, 3 करोड़ टॉयलेट बनवाए गए, लाखों महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिले और जिन लोगों को अभी तक ये सुविधाएं नहीं मिली हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, उन्हें आने वाले वक्त में मिलेगा। आज योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। गरीबों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों की बात उन्होंने भी की और उसके बाद विरोधियों पर जमकर बरसे। योगी ने कहा, जो काम आज मोदी सरकार में हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ? पैसा तो पहले भी था, इनकम के सोर्स तो पहले भी थे। मोदी सरकार को कोई कुबेर का खजाना तो नहीं मिला, फिर पहले की सरकारों ने जनता के लिए ऐसे काम क्यों नहीं किए? देश कहने के लिए तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन 1947 के बाद भी तो देश के अंदर सरकारें थी और ये सरकारें लगातार काम की होंगी, देश का पैसा भी खर्च किए होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय उपलब्ध, हर गरीब परिवार के घर में शौचालय उपलब्ध कराने की योजना हो, जनधन अकाउंट की योजना हो, आयुष्मान भारत की योजना हो, या फिर और भी तमाम अन्य योजनाएं जितनी भी हैं, योजनाएं पहले क्यों नहीं चली? देश तो वही है, आय के स्रोत भी वही है। ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने के बाद कोई अलग से कुबेर का खजाना फूटा हो और मोदी जी ने वहां से लाकर बांटना शुरू कर दिया। नहीं, पहले गरीब, सामान्य नागरिक, किसान, महिलाएं, नौजवान इस सरकार के एजेंडे के हिस्से नहीं थे। चेहरा देखकर के योजनाओं का बंदर बांट होता था, गरीब ताकता रह जाता था। जो लोग विकास नहीं चाहते, वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी का नाम, मोदी का काम और मोदी के प्रति लोगों का भरोसा, ये बीजेपी के लिए चुनाव में फायदे की बहुत बड़ी गारंटी है। मोदी ने देश में और योगी ने यूपी में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास के नारे पर काम किया, जिस तरह की योजनाएं बनाई, जिस अंदाज में उन्हें लागू किया, उससे सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के फायदा मिला है। अब बीजेपी को उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों से फायदे की उम्मीद है। इसीलिए अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के तहत मोदी सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाने का संपर्क अभियान शुरू किया है। बीजेपी को काम पर भरोसा है, लेकिन विरोधी दल अभी भी राजनीति के पुराने फॉर्मूले में अटके हुए हैं। विरोधी दल जाति की राजनीति को गरमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि कौन किस घर में पैदा हुआ, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनके लिए सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं। लेकिन विरोधी दलों का कहना है ये सब बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार को जातिगत जनगणना करानी चाहिए, तभी पिछड़ों और दलितों को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत यूपी के सभी विरोधी दलों ने योगी आदित्यनाथ की सरकार से जाति जनगणना कराने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी की सरकार भर्तियों में आरक्षण का हेरफेर कर रही है। पिछड़ों और दलितों के कोटे को हिसाब से रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। इसलिए अब यह जरूरी है कि यूपी में भी
बिहार की तरह जाति के आधार पर जनगणना कराई जाए। इसके जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा उनकी पार्टी और सरकार दोनों जाति जनगणना के फेवर में है। बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी कास्ट सेंसस के पक्ष में है, लेकिन जातिगत जनगणना का काम राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का है। जो जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है, यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते, और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं, इसलिए यह नियम 105 के अंतर्गत जो दी गई सूचना है वह अग्राह्य करने योग्य। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया तो सारे विपक्षी दलों ने उनको घेर लिया। कांग्रेस की विधायक आराधना मिश्रा ने कहा अगर योगी सरकार जाति जनगणना के पक्ष में है तो फिर ये गेंद केंद्र सरकार के पाले में क्यों फेंकी जा रही है। अनुराधा मिश्रा ने कहा जब बिहार सरकार ये काम करवा सकती है तो फिर यूपी में ये क्यों नहीं हो सकता। चाहते तो केशव जी भी है, ये उनके अंतरात्मा जानते हैं, और उनकी पार्टी में सर माइक कौन है लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जाति जनगणना। और अब तो जब बिहार में जाति जनगणना स्टेट ने कर दी तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आई है, तो जाति जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी विधानसभा के अंदर और बाहर जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने कहा बीजेपी कुछ भी कहे लेकिन वो जाति जनगणना नहीं कराएगी। अब फैसला पिछड़े वर्ग के उन नेताओं को करना है जो इस वक्त बीजेपी में है। समाजवादी पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। बीएसपी ने इस मुद्दे पर नियम कानून की बात की। यूपी में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा अगर बीजेपी को जाति जनगणना से कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो यूपी की नहीं पूरे देश में जाति जनगणना करवाए, क्योंकि जनगणना कराना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। जातीय जनगणना के लिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट मानना है, जातीय जनगणना होना चाहिए और इसे दिल्ली की सरकार इसकी इनिशिएटिव लेकर के पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, न कि स्टेट वाइज जो जिस स्टेट में है अब लोगों को बरगलाने के लिए कहा कि हम इस स्टेट में करा देंगे, इसका कोई हल ये नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में एक साथ जाति जनगणना कराए। प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार भी इसके पक्ष में नहीं, पक्ष में है तो भाई अब तो 7 साल से तो यही है ना। मान लीजिए जो पिछले लोग नहीं किए तभी तो ये सरकार में आ गए, अब सरकार में आ गए तो अब इन्हें कराना चाहिए, लेकिन अब तो इन्हें चूंकि ये बात अपनी बात इनको दिल्ली सरकार से भी बात करनी चाहिए, इन्हीं की सरकार है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बयान के बाद समाजवादी पार्टी ने कास्ट सेंसस को बड़ा इशू बना दिया तो केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर सामने आए। उन्होंने कहा बीजेपी पूरी तरह जाति जनगणना के हक में है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जाति जनगणना का शिगुफा सिर्फ वोट के चक्कर में छोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जाति जनगणना की बात करते हैं वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती, सबका साथ सबका विकास, मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है, उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अगर उसके पास रहने का घर नहीं है तो उसे आवास मिलना चाहिए।
शौचालय मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए, उसको जो जरूरी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजेंडे पे हम काम करते हैं और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं होती है और उस अदालत का फैसला भाजपा के पक्ष में है। इसलिए ये सब चुनावी सिगुफे छोड़ रहे हैं, इनके सिगुफे का कोई असर नहीं है। जनता ने पूरी तरह से ऐसी मानसिकता वालों को नकार दिया है। ये सही है कि बीजेपी शुरू में जातिगत जनगणना को लेकर क्लियर नहीं थी, लेकिन वो उसका विरोध भी नहीं कर रही थी। जब बिहार में जातियों का सर्वे कराने का फैसला हुआ तो बीजेपी ने इसे सपोर्ट किया, लेकिन ये सर्वे आने के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव ने जिस तरह का अभियान चलाया, उससे ये इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि पिछड़ी जातियों के लोग तो जातिगत जनगणना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती है। फिर महाराष्ट्र से भी इसी तरह की बात उठी, यहां भी बीजेपी इसका विरोध नहीं कर पाई। हालांकि बीजेपी ने इतना जरूर कहा कि बिहार में जो सर्वे हुआ उसमें जातियों की संख्या ठीक से काउंट नहीं की गई। अब यूपी के नेताओं की बात सुनकर लगता है कि केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने का फैसला ले सकती है। इससे विरोधी दलों के प्रचार की हवा निकल जाएगी और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहेगी कि जातिगत जनगणना का साइंटिफिक तरीका उन्होंने अपनाया है, जब सर्वे होता है तो सही तस्वीर सामने नहीं आती। नागपुर में आजकल खासदार सांस्कृतिक महोत्सव चल रहा है। इस महोत्सव में शामिल होने आए 50,000 लोगों के लिए 7,800 किलो चावल से खिचड़ी बनाई गई और इस खिचड़ी में तड़का लगाया नितिन गडकरी ने। असल में खासदार महोत्सव की शुरुआत नितिन गडकरी ने की है। गडकरी का कहना है कि आम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझ जाते हैं कि सामाजिक कार्यक्रमों में, लोगों से मिलने जुलने में और अपने साहित्य और संस्कृति के बारे में जानकारी हासिल करने का उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए जिसमें समाज के बड़े बड़े लोग आए, साहित्य, कला और संस्कृति के कार्यक्रम हों और जिनके पास जब वक्त हो तब आएं और बिना किसी खर्चे के कार्यक्रम में शामिल हों। गडकरी हर साल इसी तरह का प्रोग्राम करते हैं। इसमें कवि सम्मेलन होता है, फिल्म इंडस्ट्री के स्टार्स आते हैं, मराठी नाटक होते हैं, संत परंपरा की बात होती है। गडकरी के इस महोत्सव में आज गजानन महाराज की पोथी का पाठ हुआ। महाराष्ट्र में गजानन महाराज के प्रति जबरदस्त आस्था है, इसलिए आज जब गजानन महाराज की पोथी के पाठ हुआ तो इसमें 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए और भक्तों के लिए प्रसाद में खिचड़ी बनाई गई। मशहूर शेफ विष्णु महनोर ने यह प्रसाद तैयार किया और खिचड़ी में, जैसा मैंने आपको बताया, तड़का लगाने के लिए खुद नितिन गडकरी पहुंचे। नितिन गडकरी जमीन से जुड़े नेता हैं। वो लोगों के साथ कनेक्ट बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होगा तो नागपुर में खासदार खेल महोत्सव शुरू हो जाएगा। इसमें महाराष्ट्र के गांव-गांव से करीब 1.5 लाख बच्चे खेलों में हिस्सा लेंगे और जो जीतेंगे उन्हें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर खेलने का अवसर मिलेगा। नितिन गडकरी की इस तरह की कोशिश की तारीफ होनी चाहिए और दूसरे नेताओं को भी उनका अनुसरण करना चाहिए।